डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, केवल एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाग एक, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक को रखा गया है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में संघ की चर्चा है, कहने का मतलब है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 2, जिसमें विदेशी राज्यों को मिलाने की बात की गई है, यानी कि अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाह रहे हैं तो भारत उसे अपने में मिला सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम भारत में मिलना चाह रहा था, इसलिए भारत ने पहले उसको सह राज्य बनाया और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 3, अपने राज्य की सीमा में विस्तार एवं नाम परिवर्तन। कहने का क्या मतलब है कि जो भारत है वो उसके अंतर्गत जो सीमा में, उसके सीमा में जो भी राज्य आ रहे हैं वो उसका विस्तार कर सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण 2014 का है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये जब काम करने वाले होंगे तो इसकी पूर्व सूचना राष्ट्रपति जी को दे दी जाएगी कि देखिए हम विदेशी राज्यों को मिलाने वाले हैं या फिर अपनी ही राज्य की जो सीमा है उसमें परिवर्तन करने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में राष्ट्रपति जी को पहले से ही सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काम कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति जी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उनको पहले से ही पूर्व सूचना दे दी गई है ना, कि हम ये काम करने वाले हैं, इसीलिए राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर आगे है भाग 2, इसमें नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जन्म से नागरिकता, यानी कि वे बच्चे जिनका जन्म यहीं पे हुआ है, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो सभी उनके पूर्वज यहीं के हैं, उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को नागरिकता इसी आधार पर मिली हुई है क्योंकि हमारे माता पिता, दादा दादी यहीं के भारतीय हैं, इसीलिए हमको नागरिकता मिल गई है, यानी कि जन्म से नागरिकता। फिर है अनुच्छेद 5, इसमें भारत से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में कहा गया है कि उनको नागरिकता दी जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अब वो फिर से आना चाह रहे थे कि हाँ हम भारत में फिर से चले जाएं, वहाँ की नागरिकता ले लें। तो अनुच्छेद 6 में यही कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले ही वो लोग जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, अगर वापस पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 7, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी कि उनके प्रांतों में जो उन्हीं के साइड में चला गया था, जैसे उनका सिंध प्रांत हो गया, उनका पंजाब वाला प्रांत हो गया, कि अगर वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और संविधान बनने से पहले ही आ जाते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसको ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 6 वाला जो है, इसमें कहा गया कि जो भारत की सीमा से लोग पाकिस्तान चले गए वो वापस आ जाए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही रहते थे वो अगर भारत आ जाए तो उनको नागरिकता दे दी जाए। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण पर नागरिकता नहीं जाएगी, यानी कि आप अगर कहीं विदेशी भ्रमण करने गए हैं, पढ़ने लिखने गए हैं, तो उस तरीके से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, आप वहाँ पे भी भारतीय रहेंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, यानी कि अगर आप कहीं और की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, यही अनुच्छेद 9 में कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 10, पागल या दिवालिया या फिर देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति पागल हो गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि जब कोई व्यक्ति पागल होता है ना ही उसका पैन कार्ड बनता है, ना ही वोटर आईडी बनती है ना। ये जो भी कार्ड हमारे बने हुए हैं ये हमारे नागरिकता के एक सबूत हैं कि हम यहीं के नागरिक हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उससे उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके अलावा अगर वो कोई देश विरोधी काम करता है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित सभी कानून संसद बनाएगी और संसद का जो गृह मंत्रालय है वही इन सब से संबंधित जो भी कानून होगा वो बनाएगा। जैसे कि हाल ताज में एनआरसी वाले विवाद के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वही उसको लेके आए थे। कहने का मतलब है कि जो नागरिकता से संबंधित सभी कानून है वो संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय वो भी, ठीक है।
तो ये था भाग 2। अब भाग 3 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, भाग 3 हमारा मूल अधिकार के बारे में चर्चा करता है और ये 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले है अनुच्छेद 12। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहेंगे। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 13। इसमें अल्पीकरण की चर्चा है, यानी कि कोई भी मूल अधिकार जो किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन करे तो उस मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि हमें चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी के घर में घुस के जाएँ, घूम के चले आएँ, है ना, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो कोई भी मूल अधिकार जो किसी और के मूल अधिकार का हनन करे तो उसको अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी और का मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता। फिर है अनुच्छेद 14, जो कि मेनली यहीं से शुरू होता है मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि और कानून के समक्ष समानता, यानी कि चाहे जो भी हो पूरे देश में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, संसद, विधायक, नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी हो, सभी कानून के समक्ष समान हैं। जब वो कोर्ट में जाएंगे या फिर किसी थाने में जाएंगे, थाने में तो ऐसे मानते नहीं, मेनली कोर्ट में ही, कि वहाँ पे सभी समान रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, वो सभी विधि के समक्ष और कानून के समक्ष समान हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता की बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति उसे उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसको अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी को एक आधार पर ही समानता दी जाएगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। जो भी सरकारी योजनाएं हों, सरकारी नौकरी हो, जो भी सरकारी सुविधाएं हों, वो सारी चीज़ें सभी में समान रूप से वितरित होंगी। यानी अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता। फिर है अनुच्छेद 17। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत की पहले समस्या थी उसको समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगर इस टाइम पे कोई ये छुआछूत मान रहा है कि नीची जाति ऊंची जाति के मामले में ये कहा गया है, तो वो दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 17 और अब आगे अनुच्छेद 18 हम देखते हैं। ये सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर है अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं रखेगा। जैसे पहले लोग सर की उपाधि रखते थे, है ना, कैसरे हिंद भी आपने सुना होगा। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पे एक और बात कही गई है कि जो उपाधियां आपको शिक्षा से, आपकी मेहनत से प्राप्त हो जाए, वो आप धारण कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षिका हो गया, एक शिक्षक हो गया, तो वो उनकी योग्यता पे मिला हुआ है। ठीक है, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पुलिस वाले हो गए, मतलब ये इन सब को जो भी उपाधियां मिली हुई हैं, ये इनकी योग्यता, इनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर मिले हुए हैं। जो कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर जाएगा उसको ये सारी चीज़ें, ये उपाधियां मिल जाएंगी, इसीलिए इसको वो धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी उपाधि जो सबको नहीं मिल सकती, वो आप धारण नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 19। इसके अनुच्छेद 19 में कुल 6 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी के अंतर्गत जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसको भी रखा गया है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। फिर है सभा करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 19 का 3, जिसमें कहा गया है कि आप अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 4 में भ्रमण की स्वतंत्रता है कि आप पूरे देश भर में कहीं भी घूम सकते हैं। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन अब तो मान लीजिए वो उसको भी 370 ख़त्म करने के बाद अब वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अनुच्छेद 5, बसने या रहने की स्वतंत्रता। जम्मू कश्मीर में पहले भारत के जो अन्य राज्यों के लोग थे वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी यही नियम लागू हो गया है, तो अब आप लोग भी वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 में कहा, मतलब 19(5) में क्या कहा गया है कि आप पूरे देश भर में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, आप रहेंगे भारतीय ही, ये आपका अपना देश है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 19 का 6, जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी, क्योंकि अब ये समाप्त हो चुका है। ठीक है,
फिर है अनुच्छेद 20, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, जैसे कि एक गलती की एक सज़ा। कोई भी आप गलती करेंगे तो ये आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। आपने किसी को एक झापड़ लगाया हुआ है, तो उस एक झापड़ लगाने की सज़ा आपको एक बार नहीं, एक बार ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सज़ा भुगत आए हैं, फिर बाहर निकलिए, अरे नहीं, इसने किसी को मारा था, चलो इसको फिर जेल में ले चलते हैं, ऐसा नहीं है। एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी, ठीक है? सजा उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जिस समय पे क्राइम कर रहा होता है, जिस समय पर वो जुर्म कर रहा होता है, उस समय जो भी कानून बना होगा उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने चोरी की, शाहजहाँ के टाइम पे होता था कि जो चोरी करता था उसका हाथ कटवा दिया जाता था। आज ऐसा नहीं होगा। हमारे संविधान में वर्तमान में जो भी कानून है, आज चोरी के लिए जो भी सजा मिली है उसको वही दी जाएगी। पुराने कोई भी सज़ा या फिर कोई नई बनी हुई सज़ा से उसको, मतलब कोई नए बने हुए कानून से उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। जब उसने क्राइम किया तो उस समय जो भी समस्या थी, जो भी कानून था, उसी के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी। फिर है सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे भी उसको भोजन पानी मिलेगी, हेल्थ ख़राब होगी तो उसको भी दवाइयाँ मिलेगी, यानी कि सज़ा के बाद भी उसको संरक्षण दिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका कहने का मतलब है कि आपका कोई भी प्राण नहीं ले सकता, यहाँ तक कि आप खुद भी प्राण अपना नहीं ले सकते। क्योंकि सुना होगा ना कि कहते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा जुर्म है जो आप कर लेंगे तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर करते हुए पकड़े गए तो सज़ा मिलेगी। वो होता है सुसाइड, यानी आत्महत्या। आप खुद की भी जान नहीं ले सकते। और इसी के अंतर्गत जो पुलिस वाले होते हैं वो चालान करते हैं हेलमेट ना लगाने पे या और किसी समस्याओं पर, क्योंकि आप स्वयं की भी जान नहीं ले सकते, ना ही कोई और आपकी जान ले सकता है। कोई भी दवाइयाँ बनती है जो लोगों के हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है, उनको प्रभावित करती है, उन सब पे भी प्रतिबंध लग जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के प्राण को नुकसान पहुँचाए, वो सभी चीज़ें बैन कर दी जाती हैं। वो इसी के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी रखा गया है कि आपकी सारी चीज़ें प्राइवेट ही रहेंगी, कोई भी व्यक्ति उसे उजागर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 3 का इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है, ठीक है? फिर है अनुच्छेद 22, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। कहने का मतलब है कि अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा तो सबसे पहले वो वारंट दिखाएगा कि देखिए भैया, हम आपको इसी जुर्म के अंतर्गत, इसीलिए हम आपको जेल ले जाने आए हैं या फिर गिरफ्तार करने आए हुए हैं। सबसे पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। अब गिरफ्तारी तो आपकी हो गई, अब क्या होगा कि 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जिस टाइम पे गिरफ्तार किया जाएगा उसके 24 घंटे के भीतर ही उसको न्यायालय में, कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो आपको ले जाने में समय लगेगा, यानी आपके घर से थाने तक जो भी समय लगेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। थाने से न्यायालय ले जाने में जो भी समय लगेगा उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बीच में छुट्टी पड़ गई तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है? फिर 22(3) में कहा गया है मनपसंद वकील, यानी कि आप अपने लिए आपके मनपसंद का वकील रख सकते हैं, ठीक है? फिर और अनुच्छेद 20 से, माफ कीजिए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है? फिर अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 23, इसमें बालाश्रम और बेगारी पर रोक लगाई गई है। बालाश्रम यानी जबरदस्ती काम, बेगारी यानी बिना पैसों के काम। तो बालाश्रम एवं बेगारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर देश के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपकी बेगारी, बालाश्रम सब कुछ करवाया जाएगा। कहने का मतलब है अगर अगर जहाँ पे बात देश की आ गई तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आपसे करवाई जाएगी, उसके अलावा नहीं करवाई जाएगी, ठीक है?
फिर है अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो काम जिससे बच्चे की जान को खतरा हो, जैसे कि खदानों में भेज दिया जाता है बच्चों को, वहाँ पे भी उनको समस्या हो सकती है। तो मतलब ऐसा कोई भी उद्योग, ऐसा कोई भी काम जिसमें बच्चों की जान को खतरा हो, उनको वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि देखिए बालाश्रम और बेगारी, ये भी समझ लीजिए शोषण ही किया जाएगा। ज़बरदस्ती खतरनाक कामों में लगवाया जाएगा तो ये भी शोषण ही है ना? तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 25। इसमें अंतःकरण की बात की गई है कि आप स्वतंत्र हैं कोई भी धर्म, कोई भी रीति, कोई भी रिवाज मानने के लिए, ठीक है? फिर अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है कि आप समूह में ग्रुप बना के एक साथ आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो लोग साथ में मिलके नमाज पढ़ते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो वो साथ में मिलके हवन करते हैं। बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत कुछ ऐसी होती है जो लोग समूह में करते हैं। तो अनुच्छेद 26 ये स्वतंत्रता देता है कि आप समूह में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी किसी और के मूल अधिकार का आप हनन नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो किसी और के मूल अधिकार का हनन करे, ठीक है? फिर है अनुच्छेद 27। इसमें धार्मिक कार्यों के पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जो भी मंदिर वगैरह में धन रखा रहेगा या फिर सरकारी धार्मिक कार्यों के लिए जो भी पैसे रहेंगे उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी विद्यालय जो सरकारी धन से चल रहा हो उस पर कभी भी मतलब धार्मिक शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो संस्कृत विश्वविद्यालय भले ही हैं, लेकिन संस्कृत एक लैंग्वेज है, वहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, किसी धर्म के बारे में नहीं। वही मदरसा के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वहाँ पे भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है कि वो एक लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी सरकारी धन से चल रहे किसी भी संस्थान में, चाहे विद्यालय हो, कोई भी ऑफिस हो या कहीं भी हो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर है ये जो 25 से 28 तक था, इसको ध्यान रखिएगा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है? फिर है अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो चाहे जहाँ चाहे आवागमन कर सकते हैं, यानी कि आ जा सकते हैं, कहीं पे भी पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर किसी भी विद्यालय में नाम लिखवा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। वो अल्पसंख्यक है, इसलिए उनको इन सब चीज़ों से नहीं रोका जाएगा। यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बात की गई है। फिर है अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक व्यक्ति जिसको सबके साथ रहने में मान लीजिए कोई समस्या हो रही है या फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाहे तो अपना विद्यालय खोल सकता है, वहाँ पे लोगों को पढ़ा लिखा सकता है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें होंगी वो उनकी शिक्षा का संरक्षण किया जाएगा, उनका मान सम्मान रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति के बारे में चर्चा की गई थी, जिसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। फिर है माफ कीजिएगा, फिर है अनुच्छेद 33 नहीं 32, माफ कीजिएगा। फिर है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के बारे में चर्चा की गई है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करेगा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये केवल रिवीजन के तौर पर ही, इसीलिए यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? फिर है अनुच्छेद 33। इसमें कुछ लोगों यानी कि जैसे सेना हो गई, मीडिया हो गई, गुप्तचर हो गई, इन सब के मूल अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है कि इन लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनको कुछ हद तक कम किया जाएगा, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनको। मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा बोल दें जो देश के लिए खतरा हो या फिर गुप्त चीज़ें वो रही हों, इसीलिए इन लोगों का जो मूल अधिकार है उसको कुछ हद तक सीमित किया गया है।
फिर है अनुच्छेद 35, इसमें कहा गया है कि जहाँ सेना होगी वहाँ पर मार्शल लॉ लगेगा, यानी कि जो सेनिया जहाँ पे सेना रहती है वहाँ पे सेना का ही कानून लगेगा। आप किसी भी राज्य में हो, अगर आप सेना वाले क्षेत्र में हैं, किसी भी कंटोनमेंट एरिया में हैं जहाँ पे सेना रहती है, तो वहाँ पे सेना का ही कानून लागू होगा। ठीक है, तो ये था मूल अधिकार। अब भाग 4 के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है नीति निदेशक तत्व, और 3651 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व में सबसे पहले है अनुच्छेद 36, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। ये वही परिभाषा है जो कि अनुच्छेद 12 में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा वाद योग्य एवं प्रवर्तनीय नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जिन भी सुविधाओं, जिन भी बातों की चर्चा की गई है, अगर राज्य सरकार उसे लागू नहीं करती तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी वाद योग्य नहीं है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है कि लोक कल्याण, यानी जो राज्य होगा वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, लोगों को सहायता करेगा, उनके कल्याण के बारे में चर्चा करेगा, उनका ध्यान रखेगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 29, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, अगर एक समान वो काम कर रहे हैं तो एक समान उनको वेतन मिलेगा। ये नहीं कि कोई महिला है तो उसको कम दिया जाएगा, कोई पुरुष है तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा वही काम करने पर। ठीक है, तो यानी अगर वो लोग दोनों ही समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन ही मिलेगा। फिर 39 का कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता। कहने का क्या मतलब है कि अगर कहीं भी आपको सहायता चाहिए तो आपको निःशुल्क विधि सहायता भी दी जाएगी। फिर है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है कि अगर राज्य चाहे तो अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी कुछ ऐसी दशाएं हैं जब आपको सरकारी सहायता चाहिए तो सरकार आपकी सहायता करेगी। फिर है अनुच्छेद 42, इसमें न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। इसके कहने का क्या मतलब है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। मनोचित दशा कहने का मतलब आपका उत्पीड़न नहीं होगा, आपको जो चीज़ें चाहिए जिस हिसाब से आप काम करेंगे वो आपको मिलेगा। उसके अलावा प्रसूति सहायता, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी औरत है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जिससे उसके हेल्थ पर प्रभाव पड़े, यानी प्रसूति सहायता। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो मैटरनिटी लीव दी जाती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 43, जिसमें निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 44, जिसमें समान सिविल संहिता की बात कही गई है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू के लिए अलग एक्ट है, अलग नियम है, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं और धर्मों के लिए भी कुछ कुछ अलग नियम कानून हैं, लेकिन अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, यानी जो भी नियम होगा चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उन सब को एक ही नियम में बांधा जाए, सबका अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक ही कानून सबके ऊपर लागू किया जाए। अनुच्छेद 44 यही कहता है। फिर है अनुच्छेद 45, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषाहार, जैसे कि आंगनवाड़ी में अगर आप ध्यान दें तो जो वहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके वहाँ पे पोषाहार की व्यवस्था की जाती है, दलिया वगैरह दिया जाता है, कुछ फल भी रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रहती है। कहने का मतलब कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको पोषाहार दिया जाएगा। उसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यही अनुच्छेद 45 कहता है। फिर है अनुच्छेद 46, SC ST OBC के संरक्षण की इसमें बात की गई है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 47, इसमें पोषाहार उपलब्ध एवं नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की चर्चा की गई है, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको भोजन पानी दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी नशीली दवाएं हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 48, इसमें कहा गया है कृषि पशुपालन एवं गौवध निषेध, यानी कि जो भी कृषि से संबंधित भूमि है जहाँ पे कृषि की जा सकती है उन सब को मतलब संरक्षित किया जाएगा, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा और गौवध निषेध की भी चर्चा अनुच्छेद 48 में ही की गई है। फिर है अनुच्छेद 48 का, जिसमें पर्यावरण वन एवं वन्य जीव की चर्चा की गई है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाएगा, जो वन है उसका संरक्षण किया जाएगा,
जो वन्य जीव हैं यानी वन में जो भी जीव रहते हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। तो ये दोनों देखा जाए तो एक ही तरीके से है। एक में जहाँ पे मानव रहते हैं वहाँ की चर्चा की गई है और दूसरे में मानव और जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसकी चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है राज्य उनकी रक्षा करेगा, उन पर कोई भी हानि नहीं पहुंचने देगा। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 50। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन यानी 50-50। देखिए अनुच्छेद 50 भी इसमें है यानी 50, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन इसमें किया गया है। फिर है अनुच्छेद 51। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा की गई है कि जो भी राज्य है कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो प्रभावित हो। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 51 का, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। कुल हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हैं। ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो इन सब चीज़ों का हम PDF बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।